नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं फिरदौस टाक, फॉर्मर एमएलसी, सहाफी भी है, पेशे से एडवोकेट भी हैं। तीन क्वालिटीज हैं। टाक साहब, आपका स्वागत है। अब सवाल ये उठता है कि बार बार पाक परेड क्यों जाता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। अब वो दौर नहीं रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह वाला या अटल बिहारी वाजपेयी वाला। ये 303 सीटें लेकर के जीती हुई सरकार है। मुझे लगता है कि आप बरगला रहे हैं कश्मीरी अवाम को। देखिए विनोद जी, ये कोई दौर की बात नहीं है और ना हम किसी आवाम को वर्गलाने की कोई इंटेंशन है। लेकिन अगर हमें आप चाहते हैं कि हम वो शुतुरमुर्ग की तरह बैठें और अपना सर जो है रेत में दफन करके कहें कि सब कुछ ठीक है, या चूहे की तरह आंखें बंद करके बोलें जी अब बिल्ली मुझे खा नहीं सकती, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और ये हम आज से नहीं कह रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी पॉलिटिकल ही होना है। जो मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों से हुए, आप उनका सारा मौजना करें तो वो सारे के सारे जो है वो फेल हो चुके हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर में यहाँ पे रेनेगेड्स की, जैसे इखवानुल मुस्लिमीन या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रो गवर्नमेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लाना था, यहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स बनाने थे, या आर्मी और सीआरपीएफ की जितनी भी जो तादाद है वो बढ़ाई गई, फिर कम की गई, फिर और बढ़ाई गई। मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स जितने किए गए वो सारे फेल हो गए। जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए गए वो भी फेल हो गए। जम्मू कश्मीर में अगर आज तक कुछ सक्सेसफुल हुआ है वो पॉलिटिकल आउटरीच हुआ है सक्सेसफुल। आप देख लीजिए, पिछली जब एनडीए की सरकार थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनके होने के बावजूद भी उस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ आउटरीच की और उसके चलते जम्मू कश्मीर में अमन हुआ, जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई, जम्मू कश्मीर में खुशहाली हुई। और जब आप ये कहते हैं कि आज वो दौर नहीं है, तो मुझे विनोद जी बताइए, आज अगर बॉर्डर पे अमन है तो वो जो फ्रेश नेगोशिएशन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हुई है वो तो उसी का नतीजा है। तो उसके जो फल है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो नहीं भोग रही, वो जम्मू और आरसपुरा, सांबा, कुटवा, बारामूला, उड़ी में रहने वाले जो बॉर्डर पे हमारे भाई लोग हैं वो उसका उसका आप देख रहे हैं कि वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। और यही बात है, जब हम दो मुल्कों की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम उससे हमारी जमात को या हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा है। ये पूरे सब कंटिनेंट को फायदा है। आप इमेजिन करिए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारा मुल्क दुनिया में जो अपना मुकाम हासिल करना चाहता है, उस मुकाम को हासिल करने में हमें उसको कौन रोक सकता है। डॉक्टर साहब, अब देखिए कि पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा है इस्लामिक कंट्री में भी जाकर के, यूनाइटेड नेशन में भी जाकर के कश्मीर इशू का राग अलाप रहा है, लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी मदद जरूर कर रही है। विपक्ष का यह भी आरोप रहता है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्यादा डिस्कस होती है। देखिए, विपक्ष की तो मैं बात नहीं कर, विपक्ष का नहीं आप कह सकते हैं, ये हमारी जो रूलिंग जमात है आप उसकी बात कर रहे हैं, वो अब विपक्ष में नहीं है, वो हुकूमत में है। तो जहाँ तक उनकी सोच है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसेंट को या किसी भी मीनिंगफुल सजेशन को उन्होंने कभी पॉजिटिव नहीं लिया है। उनका तो हमेशा से यही मानना है, इट्स आइदर देयर वे और द हाईवे। तो डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा एक रोड मैप है और ये कोई रोड मैप, ये कोई हवाई बात नहीं है। हमने जो अपना रोड मैप किया है इट इज अ डॉक्यूमेंटेड रोड मैप। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार किसी जमात ने, किसी पॉलिटिकल सोच रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने एक डॉक्यूमेंटेड रोड मैप किया है। और हम सिंसियरली बिलीव करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ब्रिज की तरह काम कर सकता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, एक ब्रिज की तरह यूज हो सकता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे। हमारे मुल्क का जो तिजारती, इक्तिसादी, पॉलिटिकल जो आउटरीच है उसके लिए आप कश्मीर को एक ब्रिज की तरह यूज कर सकते हैं, जहां हम
अरबों और खरबों रुपए मिलिटराइजेशन, डिमिलिटराइजेशन, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही पैसा लोगों की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल हो, सिर्फ इस पार नहीं, मैं कहता हूँ सरहद के उस पार भी, अगर वो लोग भी वो पैसा अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि ये अचीवमेंट जो है, ये तारीख में सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और देखिए आप जितने भी दुनिया में डिस्प्यूट्स हुए हैं, चाहे वो मिलिट्री डिस्प्यूट्स हो या पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो, उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो टेबल पे बात करने से ही हुआ है। आज हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार-बार दुनिया के हर मुल्क में जाके यूक्रेन और रशिया को सजेस्ट करते हैं कि वो आकर नेगोशिएशन करें। तो अपने मुल्क में जो इश्यूज हैं उस पे बात करने में क्या दिक्कत है? आप देख लीजिए अभी अफगानिस्तान में तालिबान के जो खिलाफ हमारे मुल्क का जो स्टैंड था वो बहुत क्लियर था, लेकिन जब वक्त आया तो हम उन्हीं तालिबान के साथ बैठने के लिए बेकरार थे ताकि हम वो मसला जो है हल करने में कामयाब हो पाए। तो जितनी भी मिलिट्री आप देख लीजिए, चाइना के साथ जो रिसेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो तो मिलिट्री सॉल्यूशन उसका नहीं निकला। अल्टीमेटली दोनों मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो बैठी और उस इशू का हल भी पॉलिटिकली और पीसफुली निकाला गया। हम भी यही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन हो, लेकिन उससे बात करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन जो इशू के हैं उन दोनों चीजों को जो है वो एड्रेस करना होगा। डॉक्टर साहब, आपने कभी भी, आपकी पार्टी ने कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए, जो मिलिटेंसी की फैक्ट्री है उस पर ताला लगाना चाहिए? आपने ये स्टेटमेंट कभी नहीं दी? नहीं, देखिए विनोद जी, ये तो एक परसेप्शन है जो बनाया जाता है या बनाया जा रहा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात करिए और जो मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में बात करिए, जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में बात करिए, जो मिलिट्री एस्केलेशन है उसके बारे में बात करिए। तो हम तो ये नहीं कहते कि आप पाकिस्तान से बैठ के बात करिए कि हमें बांग्लादेश में क्या करना है। तो ये जो परसेप्शन बनाई जाती है, ये हम हर बार हम किसी भी तरीके के वायलेंस को सपोर्ट करने के लिए हमारी पार्टी राइट फ्रॉम इंसेप्शन, जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक हम हमेशा ये बात कहते हैं। आप बताइए, पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर में किसने दिया? वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिया, जब हमारा स्लोगन ये आया कि न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी गोली से। जब हमने कहा कि बुलेट नहीं बल्कि बैलेट से सॉल्यूशन होगा, तो आज आप वही इल्जाम हम पे लगाते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन तो हमने दिया, हमने लोगों को कन्विंस किया कि मिलिटेंसी वायलेंस जो है दैट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन, अल्टीमेट जो रास्ता है किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, बल्कि जो आपकी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है वो पॉलिटिकली और बैलेट के द्वारा ही पूरी हो सकती है। आज मोदी जी भी, अमित शाह जी भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हम तरक्की करेंगे यहाँ पे, लेकिन उसके लिए हमने इलेक्शन करने हैं, हमने पंचायत इलेक्शन करवाए, हमने डीडीसी इलेक्शन करवाए, अब हम असेंबली इलेक्शन करवाएंगे। तो अल्टीमेटली ये वही सोल्यूशन जो पीडीपी ने कहा था, जिसके बारे में पीडीपी ने कहा था कि हम इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर, इस पार्लियामेंट में और असेंबली में वो ताकत है जिस ताकत से हम अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशन को अचीव कर पाएंगे। और इसी मुल्क की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने जो हमारा तर्क था लोगों के पास जाने का, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो झटका, सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ है वो उस तर्क के साथ हुआ है कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क की पार्लियामेंट, इस मुल्क की रूलिंग डिस्पेंसेशन पे जम्मू कश्मीर के अवाम भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप पब्लिक को कैसे कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि कश्मीरी आवाम को ऐसा लगता है कि जिस दिन पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर के सरकार बनाई थी, उसी दिन 370 और 35 का जाना तय हो गया था। ये डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाओगे? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग विनोद जी, इसमें डैमेज कंट्रोल की बात नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पिछले 4 साल से जो लोगों के बीच में जा रही है, आप देख लीजिए कोई भी इशू हो तो ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कैडर और लीडरशिप, जिसमें हमारी पार्टी के सदर महबूबा जी हैं,
जो हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए फोर फ्रंट पे रहती हैं। जहाँ तक बात ये है कि हमारा जो अलायंस बीजेपी के साथ था, हमारा तो अलायंस कांग्रेस के साथ भी था। हमारा तो अलायंस जब हमने कांग्रेस के साथ भी किया, वो भी इन टर्म्स एंड कंडीशन पे अलायंस किया। जो बीजेपी के साथ हमने अलायंस किया, हम इस बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि वो एक टर्म्स एंड कंडीशन पे अलायंस था। और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी रुकावट वही अलायंस भारतीय जनता पार्टी के लिए था 370 को हटाने के लिए। इसीलिए 370 को हटाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अगर कोई चीज की तो वो उन्होंने उस अलायंस को खत्म कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार हिस्ट्री में, जब से भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब से आरएसएस बनी है, पहली बार रिटर्न एग्रीमेंट करती है किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहां पे वो कहती है कि हम 370 को खत्म हाथ नहीं लगाएंगे। आपने भी 300 सेल्फ रूल तो आपने भी सरेंडर कर दिया था। जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? डॉक्टर साहब, मैंने कहा सेल्फ रूल तो आपने भी अपना सरेंडर कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं हमने सेल्फ रूल किया? आप एजेंडा अलायंस देख लीजिए। एजेंडा अलायंस के जो 30 में से मुझे लगता है 24 पॉइंट ऐसे हैं जो सेल्फ रूल का हिस्सा है। जब हम बात करते हैं कि आप पाकिस्तान से बात कर लीजिए और बॉर्डर को इरेलीवेंट बनाइए, तो ये तो सेल्फ रूल का हिस्सा था। जब हम कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं दैट इंक्लूड हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तो ये तो सेल्फ रूल का हिस्सा था। जब हम कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और ट्रेवल हम बढ़ाएंगे, तो सेल्फ रूल का हिस्सा है। जब हम इंटरनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ये तो सेल्फ रूल का हिस्सा था। जब हमने उस एजेंडा अलायंस में पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लेने की बात की, तो यही तो सेल्फ रूल का हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि एजेंडा अलायंस का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन वो तो सेल्फ रूल ही था। और उसमें से बहुत सारी चीजों को आप इस चीज को तो अप्रिशिएट भी करिए ना, कि बहुत सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द सेकंड टाइम इन हिस्ट्री जम्मू कश्मीर पे सीज फायर होता है, और दोनों बार पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप के जरिए मुमकिन हो सकता है। आप देख लीजिए, जब रमजान सीज फायर हुआ, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि सीज फायर किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, लेकिन सुबह होते ही जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीज फायर यूनिलेटरल सीज फायर का इशू किया गया है। हमारी गवर्नमेंट में नुकसान देखा था आपने अपॉइंट होता है, और जम्मू कश्मीर में औरंगजेब की शहादत हुई थी, आपको पता है? एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी मारा गया था सीज फायर के कारण। देखिए हालात, जो आप ये चीज भी मानिए, देखिए हालात जो जम्मू कश्मीर में बने, उस चीज को तो कोई नेगेट नहीं कर सकता। और मैं ये भी, मुझे कोई कहने में कोई शर्म नहीं है, बहुत सारी चीजों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है अनकंट्रोलेबल होती हैं। यहाँ की जो यहाँ जम्मू कश्मीर में जब भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन रही, उनका 100% कंट्रोल कभी भी आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस पे नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो अफस्पा के तहत काम करती है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमेशा आती है। लेकिन मैं इस बात से भी कोई गुरेज नहीं करता, बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई होंगी। और यूनिफाइड कमांड की तो यूनिफाइड कमांड को तो चीफ मिनिस्टर बात कह रहा हूँ ना, बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई होंगी, और हम भी शायद जो चीजें हम करना चाहते थे शायद हम उससे भी ज्यादा कर पाते, लेकिन एक होस्टाइल एनवायरनमेंट जो कंट्री में बनाया गया, जो जम्मू कश्मीर से बाहर हालात हुए, चाहे वो काऊ विजिलेंटे के नाम से हुआ, चाहे बाबरी मस्जिद का हुआ, चाहे उसके बाद अब सीए का हुआ, उससे पहले जो लिंचिंग का दौर शुरू हुआ, इन सब को लेकर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के नाते जो हालात, जो इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में हुआ, यहाँ की इस वक्त की हुकूमत उसका भी शिकार हो गई। और जो हालात बने, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे कहने में गुरेज ही नहीं है। बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां हमसे भी सरजद हुई हैं, लेकिन हमने हिस्टोरिकल ब्लंडर्स नहीं किए। हमने कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया जिससे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है वो स्टेट पे हो। हम जब तक रहे, हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे हुकूमत की, और भारतीय जनता पार्टी का जेल हमेशा बोतल में बंद करके रखा। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कभी मलाल होता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाकर के बड़ा ब्लंडर किया? शायद उस वक्त आप एनसी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते तो कम से कम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पोजीशन कुछ और ही होती। देखिए विनोद जी, ये पार्टी और ये कुछ चीजें जो है वो कभी-कभी जमात से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया तो हमें ये मालूम था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है।
लेकिन उस जी वक्त जो हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, हमें उनकी लीडरशिप और उनकी कैपेबिलिटी पे भी पूरा यकीन था। हमें ये जी मालूम था कि जो इस वक्त की डिस्पेंसेशन है और इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर जम्मू कश्मीर में कुछ पॉलिटिकली अचीव करना है तो इन लोगों से अगर हम करवा पाए तो हो जाएगा, अदरवाइज ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि जब जो मैंडेट आया, आप देख लीजिए कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, तीनों जमातों के पास 95% मैंडेट जो है वो कश्मीर वैली से था। उस वक्त जी सिर्फ 2 या 3 सीटें जो है वो जम्मू के, जिसमें पीडीपी के पास भी 2-3 सीटें थी, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट्स में वो सीटें थी। तो ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं होता कि आप कश्मीर सेंट्रिक या मुस्लिम मेजोरिटी गवर्नमेंट यहाँ पे बनाए। आपने जम्मू को इंक्लूड किया, जम्मू की मैंडेट को इंक्लूड किया, जम्मू की पॉलिटिकल एस्पायरेशंस को इंक्लूड किया, और आप देखिए हमने दोनों रीजन्स को साथ चलाया। फर्स्ट जो अपर हाउस में जो नॉमिनेशन हुआ वो जम्मू के महाराजा के वंशज जो है विक्रमादित्य जी का हुआ, वो उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एमएलसी बनाया। हमारे नौशेरा से सुरिंदर चौधरी साहब को एमएलसी बनाया गया। तो जम्मू को साथ लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आगे बढ़ रही थी, लेकिन मसला ये है कि आप जम्मू कश्मीर में फिर वही बात, जो आपका पहला सवाल था, प्रोग्राम के इस स्टेज पे पहुंच के भी फिर वही मैं बात करूंगा कि जब तक जम्मू कश्मीर में आप दोनों चीजों को, आप इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस को दोनों को साथ साथ एड्रेस नहीं करोगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत कोशिश कर रही थी कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक रखें, लेकिन जो बाहर के रिश्ते खराब होते जा रहे थे उसका शिकार जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर के जी आवाम को डॉक्टर साहब, आप दोनों किस्तों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन आप अपने बड़े नेताओं को साथ लेकर के नहीं चल पाए। मुजफ्फर हुसैन बेग, गुलाम हसन मीर, तारिक हमीद करा, अल्ताफ बुखारी, ये आहिस्ता आहिस्ता बिखर कैसे गए? आप यूनाइट क्यों नहीं रख सके उनको? देखिए क्योंकि ये सवाल तो ये मुझे लगता है दिस इज अ क्लोज चैप्टर। कौन क्यों गया, कैसे गया, ये सभी को मालूम है। इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपने जिन लोगों का नाम लिया वो किस वजह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, किस वजह पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से अलग हुए, वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। और बात बहुत क्लियर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप किसी भी सूरत में अपने एजेंडा और अपने गोल से कभी भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। यही लोग पीपल पीडीपी में रह के मैडम महबूबा मुफ्ती को बार बार कहते थे कि हम दिल्ली के साथ बात करें, हम अपनी थोड़ा अपना जो स्टैंड है उसको डाइल्यूट करें। जब उनको नहीं लगा होगा और आज वो अलग हो गए हैं, अलग जमातें चला रही हैं, तो अच्छी बात है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक स्कूल है, मुझे जैसे नौजवान जो है आके यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हासिल करते हैं और वो सोसाइटी में जिस रूप में भी, जिस सूरत में भी सोसाइटी और पॉलिटिकल जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसमें सर्व करे, वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे ही डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आई है, क्या वो आपको पीर पंचायत, खित्ता चुनाव और कश्मीर में कितना डैमेज करेगी? क्या आपको लगता है कि ये सेंटर की बीजेपी की जमात है कोई? देखिए विनोद जी, मेरा शायद जो अपना ज़मीर है वो इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के बारे में आंखें बंद कर टिप्पणी करूं और किसी भी जमात को ये कहूं कि ये बीजेपी की जमात है या ये दिल्ली की जमात है। पॉलिटिक्स में हर एक को एक इख्तियार हासिल है कि वो अपना रास्ता चुने। आज़ाद साहब 75 साल के हैं, उन्होंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सियासत में दिया है, पब्लिक सर्विस में दिया है, और मुझ जैसे एक यंग पॉलिटिशियन के लिए शायद वो एक इंस्पायरेशन भी है कि जहाँ पे एक बहुत छोटे से गांव से उठकर वो इस मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे इतना सीनियर रुतबा आजमा गए। इसलिए मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूँ तो ये सही बात नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ विनोद जी, जो पिछले कुछ हफ्तों में आज़ाद साहब के बयान आए, तो ये लोगों को फैसला करना होगा कि मैं पहले भी आपके ही शायद एक प्रोग्राम में ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल सोच है ये 2 हिस्सों में तकसीम है। एक सोच ये है कि जो हमारा हक है, जो हमसे छीना गया है, उसको हमने वापस लेना है।
उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे, उसके लिए हमारी कोशिशें जारी होंगी और वो हमारी सिर्फ उम्मीद नहीं है, वो हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा जब हमें वो मिलेगा। लेकिन दूसरी एक सोच ये है कि आपसे जो छीना गया है, वो आपसे छिन गया है। अब आप भूल जाइए कि वो कभी वापस आ सकता है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जब अगस्त 5, 2019 को 370 यहाँ से खत्म किया, तो आप उस वक़्त की जो तकरीरें हैं पार्लियामेंट और राज्यसभा और लोकसभा में, आप उनको सुन लीजिए। वहाँ पे भी यही कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जल्द से चुनाव किए जाएँगे, यहाँ की असेंबली होगी, यहाँ पे स्टेटहुड होगा और यहाँ की जो ज़मीनें हैं, यहाँ की जो नौकरियाँ हैं, उनको बचाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल जमातें बनी, जो तब से लेकर 2019 से लेकर आज तक हमें कन्विंस करते आ रहे हैं कि आपको सिर्फ यही चीज़ें मिल सकती है। अगर आज़ाद साहब भी उस पॉलिटिकल सोच के साथ मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही है, जो बाकी जमातें हैं वहीं पर भी है, आज़ाद साहब भी उसी जो वही क्या कहेंगे एक सियासी सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि आज वो वक्त था जहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ाद साहब जैसे सीनियर और मोतबर सियासी लीडर की जरूरत थी। लेकिन सबसे ज्यादा आज जो जरूरत उनकी थी और जिस शख्स की जरूरत थी, मुझे लगता है कि आज उन्होंने वो सरहद जो सोच चुनी है, वो यहाँ की आवाम के बिल्कुल बरकस है। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्या ये सेंटर की कॉन्स्पिरेसी है कि कश्मीर के वोटर को स्कैटर कर दिया जाए और पावर जम्मू प्रोविंस के पास रहे? पीपल्स कॉन्फ्रेंस सेंटर का हाथ है, अपनी पार्टी सेंटर का हाथ है। अब ये भी कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद भी सेंटर के ही है। नहीं, ये नहीं है। देखिए विनोद जी, ये रीजन की लड़ाई नहीं है, मैं इसे रीजन की लड़ाई नहीं मानता हूँ। ये आरएसएस का एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। ये आप देख लीजिए, मैंने कल भी कहीं पे कहा था कि आरएसएस पूरे मुल्क में जो है हिंदू यूनिफिकेशन की बात कर रही है, और हिंदू यूनिफिकेशन में वो कहती है कि जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हिंदूज में, चाहे वो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, आदिवासी है, जो भी है, वो यूनिफाई हो जाए फॉर अ पॉलिटिकल गेम। जो वीर सावरकर का या गोवलकर का जो बेसिक मुद्दा, जो बेसिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए रोड मैप बनाया गया था, उसका एक हिस्सा था। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो थ्रेट है वो बीजेपी की और आरएसएस की उस सोच के लिए, वो है मुस्लिम यूनिफिकेशन। कि अगर रिवर्स पोलराइजेशन होती है, एक तो सेकुलर वोट आ गया, हिंदू मेजॉरिटी जो इस मुल्क का है वो प्रोग्रेसिव सोच रखता है, वो सेकुलर सोच रखता है, वो हिंदू है। लेकिन वो हिंदू वो उस किस्म का हिंदू है कि वो कहता है कि मैं सुबह पूजा करूंगा, अगर सुबह मुझे मेरा दोस्त जो है वो नमाज पढ़ के भी आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ईश्वर और मेरा नाम जो है सेम। ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस मुल्क की है। लेकिन जो रिवर्स पोलराइजेशन और यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज और सेकुलर वोट को काउंटर करने के लिए जो आरएसएस का प्लान है, वो ये है कि वो हिंदू यूनिफिकेशन करे और बाकी कम्युनिटीज के अंदर फर्दर डिवीजन करे। आप देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं गुज्जर मुस्लिम, पहाड़ी मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम, यहाँ का ये, और फिर जो हमारी हिंदू कम्युनिटीज में अलग अलग जो सेक्ट्स हैं, तो वो कहते हैं जी ये एक सेक्ट है, ये दूसरा सेक्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसीलिए की जाती है कि बीजेपी का जो वो आर्यन सुपरमिज्म, जो आरएसएस का जो आर्यन सुपरमेसी का जो कंसेप्ट है, ये उसी को लेकर है। और ये जम्मू कश्मीर में आप ये कैसे कर सकते हैं? ये रीजन वाइज तो ये करके देख लिए हैं, कश्मीर और जम्मू के बीच में लड़ाई को लगा चुके हैं, उससे पॉलिटिकल पावर अचीव नहीं होती है। पिछली बार पूरा सब कुछ डाल के भी 25 सीटें ले पाए, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाए। इस बार जो इनका इंटरनल असेसमेंट होता है, तो ये 19 सीटों से ऊपर जा नहीं पाते। तो उसको फर्दर डिवाइड करने के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाएगी, सेक्टेरियन डिवाइड किया जाएगा, पहाड़ी और गुजर के बीच में, डोडा और रामबन के बीच में, रामबन और चिनेरी के बीच में फर्दर डिविजन क्रिएट की जाएगी। और उसका वाहिद
और सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो पावर हासिल करना है बाय हुक और क्रूक। उनकी नज़रें यहाँ के रिसोर्सेज पर है, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स पर है, यहाँ से जो कंपनीज को बाहर पैसा जाता है उस पर है। यकीन मानिए, न वो जम्मू के सगे हैं, न वो कश्मीर के सगे हैं, न हिंदू के सगे हैं, न मुसलमान के सगे हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ प्यारी है, वो माया है। क्योंकि माया जितनी आती रहेगी वो उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादा अचीव होता रहेगा। लेकिन साथ-साथ मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इस मुल्क का जो सेकुलर कैरेक्टर है, वो यहाँ के डीएनए में है। वो जी। यहाँ पहले भी ये, अगर हम फॉरेन रूलर्स की बात करें, पहले भी ये अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम ने इन जो लोगों को पहले भी नकारा है और आगे भी नकारेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।